हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता होगा तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये एक ही सेक्टर जो है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सी है। जैसे कि जितना ज़्यादा आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर के अंदर ग्रोथ आएगा उतना ज़्यादा आपका डेटा सेंटर्स या फिर अगेन आप बाकी सेक्टर्स देखोगे जैसे कि पावर सेक्टर, वहाँ पे भी जो है हमें ग्रोथ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि टी सेक्टर जो होता है वो एक प्रॉक्सी सेक्टर है आपके बाकी सारे ये ग्रोथ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि डेटा सेंटर्स, पावर, एआई, एनर्जी वगैरह वगैरह। क्योंकि जब आपके डेटा सेंटर्स के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपके हाइपर स्केलर्स के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है, वो लोग ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनकर आती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनकर आती है वो होती है पावर। और पावर को जो है आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा। अगर आप पावर को ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप कहाँ यूज़ करोगे उसे? डेटा सेंटर के अंदर आप कहाँ यूज़ करोगे उसे? कैसे यूज़ कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आप कैसे फिर बड़े बड़े एआई सर्वर चलाओगे, एआई फार्म्स चलाओगे? तो जब तक आपके टी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ग्रोथ हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी, और इस सेक्टर के अंदर हमें टेलविंड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। जैसे कि अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। एंड अगेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की भी जब हम बात करें तो अब पहले लोग जो थे कोल एनर्जी की तरफ थे। अब कोल एनर्जी और आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उन्हें ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स लगते हैं। अब पहले क्या होता था? पहले जो है चीज़ें अल्टरनेटिव करंट पे चलती थी जिसे एसी बोलते हैं। अब चीज़ें जो है धीरे धीरे डीसी के अंदर शिफ्ट हो रही है। अब जब डीसी करंट से आप जब आपकी एनर्जी ट्रांसमिट करते हो तब उस करंट के थ्रू आप देखोगे तो आपका जो एनर्जी लॉस होता है ना वो भी कम होता है। तो आपका जो एनर्जी होता है ना वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है आप डीसी करंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स भी लगा रहे हैं, जैसे कि पुराने पोल जो थे उन्हें चेंज किया जा रहा है। ग्लोबली भी आपकी जो ग्रिड की टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज की जा रही है। इसके साथ साथ ग्रिड मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पावर ग्रिड्स है जो कि पुराने हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। एक लिमिट होती है ना। यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर जो है बहुत सारे पावर ग्रिड्स ऑलरेडी पहले लग चुके हैं। इंडिया के अंदर तो बहुत सारी एरियाज जो है अभी भी डेवलपिंग फेज के अंदर है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो ये पावर ग्रिड्स इतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के बाद टाइम के साथ साथ इनकी एफिशिएंसी भी करने लगती है। तो अगेन यहाँ पे भी जो है ये ग्रिड चेंजेस वगैरह होते हैं, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ताकि एनर्जी लॉस जो होता है वो कम हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो है चल रही है। इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर रीजनल इंटरकनेक्शन भी हो रहा है, बॉर्डर टू बॉर्डर एनर्जी भी ट्रांसमिट की जा रही है। जैसे कि अगेन अगर हम इंडिया के केस में देखें तो यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर आपकी एचवीडीसी की डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है, स्मार्ट ग्रिड्स की डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही है। तो इसलिए भी टी सेक्टर के अंदर डिमांड हमें देखने मिल रही है, और गवर्नमेंट ओवरऑल लेवल पे जो है कॉन्स्टेंटली टी सेक्टर के ऊपर केपेक्स कर रहा है। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड ही कुछ केपेक्स कर रहा है अराउंड 9 लाख करोड़ के आसपास का अगले 3 से 4 सालों के अंदर। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग ये बन जाता है कि पिछले साल FY25 के अंदर पावर ग्रिड ने जो अपना केपेक्स है ना वो 3 बार इंक्रीज किया था। तो चांसेस ये है कि पावर ग्रिड अपना जो FY26 का जो प्लान्ड केपेक्स है वो भी इंक्रीज करे, क्योंकि सेक्टर के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब टी सेक्टर्स का हम जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, आपके टी ईपीसी प्लेयर्स के अंदर ग्रोथ है, आपके क्वालिटी पावर जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं जो कि आपके पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है, वहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। और फिर इसके बाद एक और सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं HVDC सेगमेंट। यहाँ पे भी जो है हमें डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी इन्वॉल्व है ना वहाँ पे जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो जब हम पावर टी सुपर साइकिल की बात करें तो पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो पावर की साइकिल होती है ना उस हिसाब से इन कंपनीज़ के अंदर जो है डिमांड आती है। तो जब आपकी पावर की साइकिल अच्छा करती है तब इन कंपनीज़ के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलता है, और ये सारी कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जैसे ही आपकी पावर की साइकिल ख़राब हो जाती है तब इन कंपनीज़ की रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है हमें स्लो डाउन होते हुए दिखती है। जैसे कि अगर हम 2008 से लेके 2022 तक आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज़ ने जो है रेवेन्यूज़ इतने सारे ग्रो नहीं किए। इन कंपनीज़ के रेवेन्यू जो है हमें डी ग्रोथ होते हुए दिखे। लेकिन 2022 से या 23 के आसपास से इनके रेवेन्यूज़ के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उनका जो मैक्सिमम केपेक्स हुआ था ना पावर के अंदर वो मार्च के अंदर हुआ था रिसेंटली। तो पूरा साल का केपेक्स एक तरफ और मार्च का केपेक्स एक तरफ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केपेक्स और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स हमें जो है मार्च के अंदर इंस्टॉल होते हुए दिखे।
फिर इसके साथ साथ जब हम और चीज़ें डिस्कस करें तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है ना वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि 2022 में आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो आपके थर्मल एनर्जी से भी कम था, और एक्सपेक्टेड है कि FY32 तक आउट ऑफ 900 आपका 596 तो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी होगा, और 284 के आसपास जो है थर्मल कैपेसिटी होगा, और इसके बाद 20 के आसपास जो है न्यूक्लियर कैपेसिटी होगा आउट ऑफ आपका 900 गीगावाट। तो इस तरीके से जो है कैपेसिटी हमें देखने मिलेगी। एंड अगेन चीज़ें जो है आपके हाई वोल्टेज की तरफ धीरे धीरे मूव होते हुए दिख रही है। जितना ज़्यादा चीज़ें बेटर हो, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है, इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए, फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस पे मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। हो रही है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके हाई वोल्टेज के अंदर ये कंपनीज जो है स्पेशलाइज भी करना स्टार्ट कर चुकी है। जो भी कंपनीज HVDC या फिर हाई वोल्टेज कैटेगरी के अंदर काम करती है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज के जो है मार्जिन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इसलिए HVDC के अंदर एक कंपनी है, GE वर्नोवा नाम है इस कंपनी का, तो इनके मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें बहुत बड़ा चेंज देखने मिला। अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे 2024 में, तो ये कंपनी जो है 10% का एबिटा मार्जिन बना रही थी। बट अभी अगर आप इनके एबिटा मार्जिन देखोगे Q1 FY26 के अंदर, तो इनके एबिटा मार्जिन जो है 29% के आसपास जा चुके हैं। इसके साथ साथ Q4 FY25 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन जो थे 22% के आसपास थे। तो हमें जो है इनके एबिटा मार्जिन जो है लगभग डबल होते हुए दिखे। अब रीज़न ये बनकर आता है एबिटा मार्जिन आपका डबल होने का, रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये लोग जो है पहले टर्नकी प्रोजेक्ट्स के अंदर थे, और टर्नकी प्रोजेक्ट्स के अंदर अब धीरे धीरे ये लोग जो है HVDC के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब आप HVDC के अंदर जाते हो तब आपके मार्जिन्स भी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हाईयर साइड पे होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो अब HVDC से होता क्या है, HVDC से आप जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो HVDC। फिर अगेन आप जो है 2 कंट्रीज़ होती है। अब जितना ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन लाइन बड़ा होता है, जितना ज़्यादा लॉन्ग जो है आपको पावर ट्रांसमिट करनी पड़ती है, उतना ज़्यादा आपके HVDC की नीड इंक्रीज़ होते जाती है, डायरेक्ट करंट की नीड जो है इंक्रीज़ होते जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस जो होता है HVDC सेगमेंट के अंदर कम होता है, पावर एफिशिएंटली ट्रांसमिट होती है, और यहाँ से जो है आपके रिन्यूएबल के लिए भी जो है HVDC ही लगता है। तो इसलिए HVDC के अंदर आप देखोगे तो आपके इंजीनियर्स भी जो है बेटर इन्वॉल्व होते हैं, एडवांस टेक लगता है इस स्पेस के अंदर। अगेन इस स्पेस के अंदर कॉम्पिटिटर्स जो है HVDC के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो HVDC के अंदर इस स्पेस के अंदर कंपनीज कौन सी बनकर आती है, आप देखोगे तो हिताची जैसी कंपनीज है, हिताची एनर्जी, फिर GE वर्नोवा है, फिर उसके बाद सीमेंस है। तो ये सारी कंपनीज जो है आपके HVDC के अंदर काम करती है। एंड अगेन जितना ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा उसी तरीके से आप देखोगे तो आपके एबिटा मार्जिन्स भी जो है उसी तरीके से बेटर होते जाएंगे। तो ये थी HVDC की स्टोरी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो GE वर्नोवा के मेरे हिसाब से 10% ऑफ रेवेन्यू जो है HVDC के आसपास से आते रहेंगे। अब थोड़ा हम कंपनी के बारे में बात करें। अब GE वर्नोवा के केस में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से हमें इस कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपलाइन ग्रोथ देखने मिल रही है। और ये ग्रोथ हमें कहाँ से देखने मिली, मैक्सिमम ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर जून 2024 से दिखनी स्टार्ट हो गई। मतलब कुछ 1 से 1.5 साल के आसपास से जो है हमें कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। और अगर हम Q1 के अंदर भी कंपनी के नंबर्स की बात करें तो ये कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 38% के आसपास Q1 के अंदर भी। दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। और हमें जो है इनके मार्जिन्स भी बेटर होते हुए देखने मिले। इसके वजह से कंपनी ने अपना पैट ग्रो किया 116% से। तो हमें जो है कंपनी अपना EPS बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हुए दिख रही है, क्योंकि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और इसके साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिल रहा है। इसलिए हमें जो है इस कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो आगे जाकर कंपनी का मैनेजमेंट ये बताता है कि इनके मार्जिन जो है और ज़्यादा बेटर होते जाएंगे जैसे जैसे इनके पास HVDC के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। और यहाँ पे भी अगेन अगर आप देखोगे तो Q4 आपका FY24 और FY25 के अंदर, आपका FY24 के अंदर जो पैट था, कंपनी ने लगभग जो है उसके 3 या 3.2x के आसपास पैट जो है FY25 के अंदर जनरेट किया है। तो ये जो है कंपनी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। बस GE वर्नोवा का एक दिक्कत मुझे बनकर आता है कि इनकी वैल्यूएशन जो है मुझे एक्सपेंसिव लगती है। हम वैल्यूएशंस के बारे में जो है हम थोड़ा आगे बात करेंगे, पहले जो है हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जब हम GE वर्नोवा को देखें तो किसी भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर कोई भी कंपनी काम करती है तो ऑर्डर बुक जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें जो है इनके ऑर्डर्स के अंदर अबाउट 57% का ग्रोथ देखने मिला है। फिर इनका ऑर्डर बैकलॉग जो है वो हमें 2% से इंक्रीज होते हुए देखने मिला है। एंड यहाँ अगेन अगर आप कैलकुलेट भी करोगे इनका ऑर्डर बैकलॉग और रेवेन्यू, तो इनका ऑर्डर बैकलॉग जो है इनके रेवेन्यू से लगभग जो है लगभग 10x के आसपास है, वो बोल सकते हो। तो जितना ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे कंपनी के अंदर, जितना ज़्यादा आपका ऑर्डर बैकलॉग होगा, उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि आगे जाकर कंपनी इतने ज़्यादा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करेगी। अगर टाइमली एग्जीक्यूट हुआ तो जितना ज़्यादा ऑर्डर बैकलॉग होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होने का पोटेंशियल जो है कंपनी का वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ पैट अगर हम देखें तो FY25 और FY26 के अंदर इन्होंने पैट जो है लगभग 2x के आसपास ग्रो किया है। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। अब ये कंपनी जो है आपके इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर काम करती है, ये लोग पावर ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी काम करते हैं, और ये लोग जो है आपके गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स के अंदर भी काम करते हैं। अब कंपनी जो है 765 किलोवाट के आसपास जो है ट्रांसफार्मर्स और आपके रिएक्टर्स वगैरह जो है सप्लाई करा है इन्होंने आपके राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर,
इसके साथ साथ 420 किलोवाट के आसपास का इन्होंने बी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है सप्लाई करा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहते हैं। अब इसके साथ साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है टीडी पावर। अगर आप टीडी पावर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टीएनडी स्पेस के अंदर टेलविंड्स कितनी ज़्यादा है, और एआई और डेटा सेंटर के आपके फार्म्स की वजह से जो है इतनी ज़्यादा टेलविंड्स आ चुकी है सेक्टर के अंदर। तो एक्सपोर्ट के केस में भी अगर आप देखोगे तो इन कंपनी के पास ग्रो करने का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, जहाँ अगेन डेटा सेंटर्स के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो यूएस की जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है। तो अब स्पेंडिंग ही इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि आपकी टी&डी सर्विसेज की जो कंपनीज है उनकी डिमांड भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और इसलिए हमें इन कंपनीज के अंदर जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है इन टर्म्स ऑफ आपका ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और इसके वजह से हमें जो है मार्जिन भी बेटर होते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ अगर आप रीड करोगे तो हालांकि ये लोग जो है गैस इंजिन बनाते, गैस टर्बाइन जनरेटर्स बनाते हैं, मैं टीडी पावर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है अपने कॉन कॉल के अंदर वो पढ़ो। देयर इज ह्यूज ग्रोथ इन फ्रैकिंग, डेटा सेंटर्स, एआई सर्वर फार्म्स, ग्रिड स्टेबलाइजेशन, एंड ऑफ कोर्स अभी जो है जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, जर्मनी के अंदर या फिर आपके एक और मतलब आपके यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हुआ था, आई थिंक पोर्तुगल के अंदर भी हुआ था, हमें जो है ब्लैकआउट्स देखने मिले थे। तो तब से गवर्नमेंट जो है ग्रिड स्टेबलाइजेशन के ऊपर और ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। तो कंपनी के अंदर जो है नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन जब हम कोई भी ऑर्डर बुक हैवी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं तब हमारा एज अ इन्वेस्टर काम है कि हम जो है उनकी ऑर्डर मिक्स को भी एनालाइज करें कि किस लेवल के ऑर्डर जो है कंपनी के पास पड़े हुए, क्योंकि जब हम ऑर्डर मिक्स को समझेंगे, ऑर्डर बुक को समझेंगे, तब हमें आइडिया लगेगा कि आगे जाकर मार्जिन जो है हमें किस डायरेक्शन के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनके डोमेस्टिक ऑर्डर्स देखें तो Q1 FY26 के अंदर कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 86% ऑर्डर्स जो है वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स है, और 14% के पास ऑर्डर्स जो है वो इनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है। अब कंपनी का मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि ये लोग सेल्स जो है कम से कम 30% ऑफ सेल्स जो है अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर से जनरेट करे। और यहाँ पे अगर आप Q1 FY26 के अंदर भी देखोगे तो कंपनी के 40% ऑफ रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से ही आ रहे हैं। अब इनके जितने ज़्यादा रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आते जाएंगे उतने ज़्यादा अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो जब हम प्राइवेट ऑर्डर्स की बात करें तो 65% ऑफ ऑर्डर बुक जो है कंपनी के पास प्राइवेट है, और सेंट्रल यूटिलिटीज़ की कुछ 32% ऑफ ऑर्डर बुक है, और स्टेट की 3% ऑफ ऑर्डर बुक है। अब जितनी ज़्यादा ऑर्डर बुक जो है आपकी गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड होती जाएगी उतना ज़्यादा कंपनी पे अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस बन जाता है। तो ये जो है एक दिक्कत बन सकता है GE वर्नोवा पे कि कल को अगर गवर्नमेंट के एंड से पेमेंट स्लो डाउन हो जाता है, जो कि हमें जल जीवन मिशन की जो भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा था Q4 FY25 में, Q3 FY25 में, तो ये दिक्कतें हो जाती है। तो अगेन कंपनी जो है प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के अंदर कंपनीज को स्ट्रेन आने लगेगा। तो ये सीन है GE वर्नोवा का। फिर इसके बाद जब हम GE वर्नोवा का मैनेजमेंट इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है तो यहाँ पे कंपनी जो है लॉन्ग डेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम करती है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है मीडियम टर्म वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है काम करते हैं। तो इनके लॉन्ग डेटेड प्रोजेक्ट्स चल जाते हैं कुछ 3 to 5 ईयर्स के आसपास, उनका जो है एग्जीक्यूशन 3 to 5 ईयर्स के आसपास चल जाता है। एंड अगेन आपके कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो कि 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के अंदर भी जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना है, और जितना कम एग्जीक्यूशन टाइमलाइन रहेगा उतना ज़्यादा भी बेटर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ज़्यादा एग्जीक्यूशन मतलब ज़्यादा लॉन्ग डेटेड ऑर्डर्स है ना, वहाँ पे भी जो है मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का दिक्कत पड़ता है इन कंपनीज़ को, मतलब पेमेंट्स वगैरह आने में कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है कंपनीज़ के अंदर। फिर यहाँ पे अगेन आपके HVDC के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसलिए GE वर्नोवा का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि साल में ये लोग जो है कम से कम 1 से 2 HVDC प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम ले ही लेंगे, और ये लोग जो है उतना तो टारगेट कर ही रहे। अब इसके साथ साथ कंपनी का कस्टमर मिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जैसे कि पावर ग्रिड, स्टरलाइट, अदानी, जिंदल, EPC कंपनीज, ये सारी जो है ये कंपनी की कस्टमर मिक्स है। अब स्टैटकॉम की भी जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। अगर आपने क्वालिटी पावर वाली कंपनी को रीड करा होगा, क्वालिटी पावर नाम है कंपनी का, उसको भी आप रीड कर सकते हो, वहाँ पे भी ग्रोथ रेट्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो वो लोग जो है स्टैटकॉम के अंदर काम करते हैं। अब स्टैटकॉम क्या होता है? स्टैटकॉम जो है आपका पावर स्टेबलाइजर होता है। मतलब क्या कि जब आप ट्रांसफार्मर से पावर ट्रांसमिट करते हो ना, तो उस पावर को जो है वो स्टेबल करता है ताकि हमें जो है एनर्जी लॉस ना देखने मिले। तो इसलिए वहाँ पे जो है स्टैटकॉम की नीड इंक्रीज होती है। अब एक दिक्कत क्या हो रहा था आपकी इन सारी कंपनीज के अंदर, मैं ये बताता हूँ। अब दिक्कत ये बन रहा था कि ओवरऑल सारी कंपनीज को जो है सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू देखने मिल रहा था। तो यही अगर आप JB लैमिनेशन जैसी कंपनीज रीड करोगे, फिर इसके साथ साथ विलास ट्रांसकोर जैसी कंपनीज रीड करोगे, तो वो लोग भी यही बता रहे थे कि बॉस सप्लाई चेन का दिक्कत जो है इन्हें फेस करने मिल रहा था।
तो अब JB ने क्या करा था पता है, JB ने इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर दी थी, तो JB को जो है लॉसेस फेस करने पड़े। और आपका जो विलास है, विलास ने क्या किया पता है क्या, विलास ने जो है इस चीज़ को स्मार्टली खेला, तो इसलिए विलास ने जो है अपने मार्जिन जो है मेंटेन कर रखे। तो सप्लाई चेन का ओवरऑल इशू फेस करने मिला था, तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, बहुत सारी कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। जैसे कि आप ट्रिल को देखोगे तो ट्रिल भी जो है आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। उन्होंने भी जो है CRGO के अंदर जो है एक प्लांट खरीदा है आपके अहमदाबाद के अंदर, जिसकी वजह से उनके मार्जिन भी बेटर होते जाएंगे और ये बार बार जो वो रॉ मटेरियल का दिक्कत हो रहा है ना, वो भी जो है खत्म हो जाएगा। तो ये सीन हो रहा है। ओवरऑल बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमें बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर देखने मिल रहा है, लेकिन GE वर्नोवा जो है अगर आप देखोगे तो ये लोग कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। अब केपेक्स वाइज अगर हम ग्रोथ वर्टिकल की बात करें, ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें, तो अगले 1.5 से 2 सालों के लिए इनका केपेक्स जो है लगभग सेम ही रहेगा, मतलब केपेक्स जो है लगभग इनके लिए जो है इनफ है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है धीरे धीरे आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर की तरफ भी मूव हो रही है, और ये लोग बता रहे हैं कि कम से कम 30% ऑफ ऑर्डर जो है ये लोग एक्सपोर्ट ही रखेंगे। अब मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से बनकर आते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे ये लोग जो है टाटा सोलार बीकानेर के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका रिन्यू सोलापुर के लिए ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ इंडीग्रिड के अंदर इनका जो है ट्रांसफार्मर कमीशन कर रहे हैं ये लोग। तो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है कंपनी के कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, और ये लोग जो है 1 से 2 प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया HVDC के जो है टारगेट कर ही रहे। तो ये सीन चल रहा है। ओवरऑल सप्लाई चेन का पूरा ग्लोबली दिक्कत चल रहा है, और इनका सप्लाई चेन जो है चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। फिर इसके साथ साथ थोड़ा आगे बात करें तो नुआमा ने भी जो है अपने एस्टीमेट जो है इस कंपनी के अंदर इंक्रीज़ करे हुए। अब थोड़ा वैल्यूएशंस की तरफ भी हम बात करेंगे, हम वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे। अब आप अगर GE वर्नोवा को ट्रैक कर रहे हो तो आपको जो है ऑर्डर बुक पे ध्यान देना पड़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, पैड ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, और मार्जिन्स भी जो है आपको ट्रैक करने पड़ेंगे ढंग से। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया का 9.5 लाख करोड़ का जो केपेक्स देखे पावर एंड ट्रांसमिशन का, तो उसमें से जो है 8 to 9 प्रोजेक्ट जो है आपके HVDC के अंदर आते हैं, जिसमें से कंपनी जो है 1 से 2 प्रोजेक्ट टारगेट कर रही है हर साल के लिए। तो इसमें 2 प्रोजेक्ट जो है सबसे मेजर वन है, जो कि मार्च 2026 के अंदर जो है आएंगे, और उसके लिए जो है सिर्फ 3 ही प्लेयर जो है एलिजिबल है। तो वही है कि HVDC के अंदर आपकी कॉम्पिटिटिव बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम काम करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। EPC के अंदर प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्किपर है, ट्रांसरेल है, फिर विवियाना पावर भी एक अच्छा प्लेयर है EPC के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इन प्लेयर्स के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन EPC से बेटर आप कभी भी देखोगे तो मार्जिन HVDC के अंदर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर होते हैं। क्वालिटी पावर के अंदर भी देखोगे तो इसलिए उनके मार्जिन जो है इतने ज़्यादा हेल्दी है। तो अब एक्सपेक्टेड क्या है, अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंपनी अपनी टॉप लाइन जो है 30% के आसपास ग्रो करती रहेगी, और अभी भी जो है हमें उसी लेवल की टॉप लाइन जो है देखने मिल रही है, उसी लेवल की ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रही है। अब वैल्यूएशंस की थोड़ी बात करें तो वैल्यूएशंस भाई एक्सपेंसिव लग रही है। कंपनी ट्रेड कर रही है 91 के पीई पे, लगभग 92 के पीई पे। अब इसके पहले तो ये लोग ट्रेड कर रहे थे 100 के पीई के आसपास, और हमें जो है पीई के अंदर करेक्शन देखने मिला, क्योंकि Q1 FY26 के नंबर से इतने स्ट्रॉन्ग आए, और कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है ओवर 100 बॉटम लाइन जो है ओवर 100% ग्रो करी है। तो नंबर्स हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से पी करेक्ट हो गया, और अभी जो है पी करेक्ट होने के बाद मार्केट जो है ऑटोमेटिकली इन अच्छे स्टॉक्स को जो है अपने पोजीशन पर लेकर जाता है, और यहाँ पे जो है हमें कंपनी के अंदर पी री रेटिंग भी जो है देखने मिल रही है। तो ये सीन चल रहा है ओवरऑल कंपनी के अंदर, अगर हम GE वर्नोवा की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज आप किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। अगर आप कंपनी का 2025 का पैड देखोगे तो 608 करोड़ के आसपास का पैड बनकर आता है। तो यहाँ पे हम इनके पैड के अंदर एक सिंपल एजम्पशन लेता हूँ आपके साथ, बुल बेयर बेस जो है आप बना सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 608 करोड़ का पैट है। मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि कंपनी जो है अपना पैट ग्रो करेगा लगभग 80% के आसपास, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, मार्जिन भी बेटर मिल रहा है, तो ये तो भी थोड़ा डिसेंट अजम्पशन है। तो कंपनी कर सकती है 1094 करोड़ का पैट। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर आप इनका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अगर हम 170,000 को 1094 से डिवाइड करें तो आपका फॉरवर्ड पी जो है 63 के आसपास का बनकर आता है। तो 63 के फॉरवर्ड पी पे आपको जो है 30% पे ग्रो करने वाला इंजन मिल रहा है, मतलब कंपनी मिल रही है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो पैड ग्रोथ हमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी, तो आपका पैग जो है लगभग आपका 1 के नीचे चल जाता है। तो वैल्यूएशन वाइज भाई एक्सपेंसिव है, रिच वैल्यूएशन है, लेकिन कंपनी उस सेगमेंट के अंदर है, कंपटीशन कम है, तो अगेन अगर आप देखोगे तो इसलिए कंपनी को जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलती है। लेकिन अगेन अगर कंपनी के अंदर ये 30% प्लस की ग्रोथ जो है सस्टेन रहती है, हमें मार्जिन इंक्रीज और देखने मिलता है, और इसके साथ साथ हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ अगर हमें GE वर्नोवा के अंदर देखने मिलती है, और इन्हें अच्छे खासे HVDC के ऑर्डर्स मिल गए, तो हमें जो है कंपनी के अंदर री रेटिंग होते हुए अभी भी देखने मिल सकती है। क्योंकि मैं वही बताता हूँ, हाई वैल्यूएशन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत ये होता है कि जब उन हाई वैल्यूएशन कंपनी से ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है,
तो वो जो है आपको ढंग से ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रोथ रिड्यूस हो गई तो स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें जो है बहुत ड्रास्टिक करेक्शन देखने मिलता है, और स्टॉक जो है 30-40% से तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। अब वही केस आप देखोगे तो E2E नेटवर्क्स नाम की कंपनी है, इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन था, वीडियो बना कर रखा है मैंने, जाओ पहले अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो E2E नेटवर्क्स का वीडियो देख लेना इसके बाद। तो इतना ही रखता हूँ वीडियो। GE वर्नोवा का मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया, बिजनेस वगैरह हर चीज़ डिस्कस की है। अब T&D स्पेस के बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने मास्टर क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रखा है। बाकी आपको याद ही होगा हमने जो है T&D स्पेस के अंदर इतने सारे बिजनेसेस डिस्कस कर रखे, कुछ डेकेड्स बैक, अगर आपको याद आ रहा होगा, एक हम अलग दुनिया में रहते थे, एक अलग जगह घर था, आप वो सारी बातें छोड़ते हैं, नया आपको पता ही होगा। अगेन होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है कि यार मेरे साथ क्या चल रहा है, तो इस चैनल को जो है आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि हम लोग जो है, जो हमारी रियल ऑडियंस है, और अभी कमिंग ऑडियंस भी रियल ही है हमारी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी ऑडियंस है हम जो है उसे रीच आउट कर सके जल्द से जल्द। तो एक रिक्वेस्ट है यार, मैक्सिमम लोगों से जो है चैनल को शेयर आउट करना, वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो अब तक करे नहीं हो तो, और बहुत सारे लोगों से शेयर करना, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, जिन्हें एक्चुअली इक्विटी रिसर्च सीखना है, जिन्हें एक्चुअली सीखना है कि यार मार्केट के अंदर बिजनेसेस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो उन लोगों को जो है आप हमारा चैनल शेयर करना। तो इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट्स के अंदर, बताना आपका क्या व्यू है, कौन सी कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए, क्या चाहिए अगला वीडियो, तो कमेंट्स के अंदर वो भी मुझे बताओ। और इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मास्टर क्लास के अंदर जो लोग एनरोल कर चुके हैं, ओवर 350 पार्टिसिपेंट्स के आसपास जो है मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि मुझे जो है एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया अभी तक, सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश है, और लोग जो है इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी जो है काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो जब एक दुनिया खत्म हो जाती है तो हम जो है दूसरी दुनिया में बैठ कर जो है फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है यार मोटिवेशन। तो मास्टर क्लास अगर आप एनरोल कर चुके हो तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग जो है मास्टर क्लास को मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। और अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है तो क्या कर रहे हो वीडियो देखकर, हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर देना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय